एक पुरानी कहावत है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। लगता है ये कहावत स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। आज पाकिस्तान के साथ वही सब हो रहा है जो एक समय पे पाकिस्तान भारत के साथ किया करता था। जो पाकिस्तानी कभी इंडिया के प्लेन को "यू आर अंडर अरेस्ट" किया करते थे। नहीं मतलब बोलना तो मैं हाय जैक चाह रहा था, पर यूट्यूब ऐसे शब्दों को ना सुन के पागल सा हो जाता है, बौरा जाता है और ये सब बोलने लगता है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। लेकिन साला सैलाब तो पाकिस्तान में आ गया लगता है। कल पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया। जो बेहद गंभीर खबर हमें मिल रही है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिल रही है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच विद्रोहियों ने अगवा कर लिया है। कोयटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन। इस जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में लगभग 450 लोग सवार थे, जिसमें से बलोच लोगों को तो छोड़ दिया गया और बताया गया कि लगभग 100 लोगों को और छुड़वा लिया गया है। लेकिन ना पाकिस्तानी आर्मी और ISI के लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है और कईयों को तो मार भी दिया गया है। कितने लोग अभी भी बंदी हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। अभी पाकिस्तान में स्थिति बहुत ही खराब है। बलोच के जो रिबेल ग्रुप्स हैं ना, वो लगातार पाकिस्तानियों पे अटैक्स कर रहे हैं और उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लगातार लग रहे हैं। पाकिस्तानी MP ने ना पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बलूचिस्तान का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने लगभग खो दिया है। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान सही में पाकिस्तान से अलग होने वाला है, वो भी जल्दी ही? और अगर हाँ, तो इसमें भारत का क्या रोल होना चाहिए? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बड़ा अटैक देखने को मिला है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। बेसिकली ये ना एक 9 डिब्बों की ट्रेन थी जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, और जब बीच में सिबी सिटी के पास बोलान पास की एक टनल आती है ना, तभी BLA ने इस ट्रेन पे अटैक कर दिया। अटैकर्स ने ब्लास्ट करके ट्रेन को टनल में फंसा दिया और फिर गोलियां चलाई। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के अनुसार ट्रेन में लगभग 500 लोग सफर कर रहे थे और उसमें से 450 पैसेंजर्स को बंदी बना लिया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लगभग 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स को समाप्त कर दिया गया। फिर अटैक्स के बाद BLA के जो स्पोक्स पर्सन है ना, जियाद बलोच, उन्होंने BLA को रिप्रेजेंट करते हुए इस पूरे इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा कि उन्होंने ट्रेन में सिर्फ नॉन बलोच लोगों को ही बंदी बनाया है, बाकी सभी बलोच पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई कर करके छोड़ दिया गया है। उनके अनुसार ना ट्रेन में 182 बंदी हैं, जिसमें से 130 पाकिस्तानी आर्मी या ISI से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। पर अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये BLA है क्या? तो ये ना एक बलूचिस्तान के विद्रोहियों का ग्रुप है जो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहता है। ये ग्रुप अर्ली 2000s में इमर्ज हुआ और तब से पाकिस्तान के अगेंस्ट मल्टीपल अटैक्स करता आ रहा है। BLA का कहना यह है कि पाकिस्तान ने बलोच रिसोर्सेज को लूट लिया है, उनके लोगों को ऑपरेशन में रखा है और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन तो भर भर के किए हैं। इससे पहले भी BLA ने ना सेम ही ट्रेन को पिछले साल अक्टूबर में टारगेट बनाया था और इस बार फिर से BLA ने सेम ट्रेन को निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन को करने के लिए BLA के 3 स्पेशल विंग्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहला मजीद ब्रिगेड, जो कि सुसाइड मिशन या फिर हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए फेमस है। दूसरा फतेह स्क्वाड, जो कि माउंटेन्स में गुरिल्ला वॉरफेयर करने वाला ग्रुप है। और तीसरा है STOS यानी स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशनल स्क्वाड। ये BLA के लिए ना इंटेलिजेंस और असैसिनेशन प्लान करता है। हालांकि जब इस अटैक के कुछ घंटे बीत गए तो पाकिस्तानी आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए ना हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भेजे, लेकिन BLA ने ड्रोन्स को
गिरा दिया। साथ ही वीएलए ने धमकी ये भी दे दी कि अगर पाकिस्तान ने रेस्क्यू करने की कोशिश भी की तो सभी पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा। साथ ही 48 घंटे का एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि उनकी सारी डिमांड्स को मान लिया जाए वरना हॉस्टेजेस को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर ना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया है। पर शहबाज शरीफ केवल बोलने वाले तोते दिखाई देते हैं, ग्राउंड लेवल पर अभी तक इन भाई साहब ने कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ना 104 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया है। पर एक बार को ना आप केजरीवाल पर यकीन कर सकते हो, पर पाकिस्तान पे कैसे यकीन होगा बताइए। लेकिन इस सब में ना सबसे मजेदार बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच साथ में मिलकर इस प्लान को अंजाम दे रहे थे। एट द सेम टाइम टीटीपी ने भी एक पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर अटैक किया है और मल्टीपल पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। और अगर ये सब कुछ सच है ना तो एक्चुअल में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी क्राइसिस आने वाली है। इस इंसिडेंट ने ये तो क्लियर कर दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का ना केवल इंटरनल मैटर नहीं बचा है, बल्कि अब ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। और इस पूरे बवाल में इंडिया को क्या रोल अपनाना चाहिए, पर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो चलिए बलूचिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं अगले अध्याय में। देखिए पाकिस्तान में ना कुल मिलाकर 4 प्रमुख प्रदेश हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवाला और बलूचिस्तान। इनमें से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है जो पाकिस्तान के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 44% हिस्सा कवर करता है। लेकिन यहाँ पर केवल 5 से 6% आबादी बसती है। ये एरिया खनिज संपत्ति यानी मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, गैस, ऑयल इन सब के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। बलूचिस्तान में ना एक से बढ़कर एक माइनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसका पूरा पैसा पाकिस्तान अपने पास ही रखता है। माना जाता है कि बलूचिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर माइंस हैं। लेकिन आयरनी यहाँ पर यह है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के पास हैं उनका पूरा बेनिफिट पंजाब और सिंध प्रोविंस को ही दिया जा रहा है, जबकि बलोच लोग बेरोजगार हैं, वो गरीब हैं। इससे भी बड़ी आयरनी ये है कि उन्हें उन्हीं के रिसोर्सेज और भी महंगे दाम पर प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी पंजाब से भी महंगे दामों पर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के रिसोर्सेज मिलते हैं। चलिए इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बीएलए जिसने ट्रेन के साथ पूरी कार्रवाई की है उसके कमांडर हैं असलम बलोच। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज है ना उनकी सिस्टमेटिक लूट और प्लंडरिंग की है, और जो बची कुची कसर थी ना वो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के एक हिस्से को चाइना को बेचकर पूरी कर दी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कोस्ट को चाइना के हाथों बेच दिया है। ग्वादर पोर्ट का पूरा कंट्रोल चाइनीज कंपनी के पास है और वहाँ सिर्फ चाइनीज वर्कर्स को काम दिया जाता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार ना ग्वादर पोर्ट में करीब 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाया जा रहा है। सीपैक प्रोजेक्ट्स में ना सिस्टमेटिकली बलोच लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। ना सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट से वंचित किया जा रहा है, बल्कि फोर्सफुली उन्हें वहाँ से हटा दिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट्स की जगह बनाने के नाम पर। और ये बात ना वहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं। शाहजहां बलोच ऑफ वर्ल्ड बलोच ऑर्गेनाइजेशन, ये भाई साहब कहते हैं कि जो सो कॉल्ड चीनी डेवलपमेंट है ना, ये सिर्फ बलोच पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान की इकोनॉमी, लाइवलीहुड और इकोलॉजी सभी को तबाह करने में लगी हुई है। आज की डेट की अगर हम बात करें ना तो बलूचिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान में सबसे कम है। वहाँ की जो मेल पॉपुलेशन है वो आज मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड है और गरीबी रेखा के नीचे है। यूथ भी अनएम्प्लॉयड है। और ये सब आंकड़े ना पाकिस्तान के बाकी किसी भी प्रोविंस के कंपैरिजन में ना सबसे खराब है। बलूचिस्तान में जब पुरुषों की इतनी खराब हालत है तो महिलाओं की हालत तो आप इमेजिन कर सकते हो। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान में ना केवल 8% महिलाएं एम्प्लॉयड हैं, 13% के पास फिनेंशियल एक्सेस है और मात्र 16% ना सेलफोन्स यूज़ कर रही हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो सरकार है ना उसका पूरा ध्यान पंजाब के लोगों की ओर है,
जबकि बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक कॉलोनी जैसा व्यवहार किया जाता है। और जब भी कोई बलोच इस सब इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो पाकिस्तानी आर्मी और ISI उसे उठाकर या तो टॉर्चर करती है या समाप्त कर देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 5000 से ज़्यादा बलोच डिसअपियर हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स जैसे ह्यूमन राइट ग्रुप्स या फिर द वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स ये तक क्लेम कर रहे हैं कि 2004 से 2024 तक 7000 से ज़्यादा बलोच लोगों को अगवा किया जा चुका है। जबकि पाकिस्तान इन पूरी रिपोर्ट्स को छुपाना चाहता है और कहता है कि मात्र अब तक 50 लोग ही गायब हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। पर देखिए, बलूचिस्तान के साथ ना ये जो पाकिस्तान सौतेला व्यवहार कर रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि हमेशा से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सप्रेस करके ही रखा है। रादर एक सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है कि बलूचिस्तान तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन जबरन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जे में लिया और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो असल में ना पार्टीशन के दौरान जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तब ब्रिटिश इंडिया के अंडर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स आते थे उन सभी के पास 3 ऑप्शंस थे, या तो भारत से जुड़ जाएं, या पाकिस्तान से जुड़ जाएं, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट देश बनकर रहें। बलूचिस्तान में ना उस समय 4 प्रिंसली स्टेट्स थे, कलात, खरान, मेकरान और लासबेला। उस समय बलूचिस्तान रीजन ना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था। इस बात को शुरू में जिन्ना ने भी सपोर्ट किया था और इसी वजह से कलात का जो खान था ना, मीर अहमद यार खान, उसने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन फिर बाद में जिन्ना पलट गए और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर बलूचिस्तान को फोर्सफुली अपने अंदर मिला लिया। उस समय खान ऑफ कलात ने ना नेहरू से भी बात की थी कि कुछ करो, या तो हमें आज़ादी दिलवा दो या फिर हमें भारत में मिला लो, पर नेहरू ने कुछ भी नहीं किया। अब ये जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ज़बरदस्ती एनेक्सेशन किया, इसके कारण बलोच के लोग जो थे ना वो पाकिस्तान से नफरत करने लगे और पाकिस्तानी अथॉरिटी का विरोध करने लगे और इसके बदले में पाकिस्तानी आर्मी ने इन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बलोच और पाकिस्तानियों में नफरत समय के साथ और बढ़ती चली गई। पाकिस्तान के द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध ना 1948 से लेकर आज तक बलूचिस्तान में कई अपस्प्रिंग्स हो चुके हैं और इस सब को पाकिस्तान ने दबाने के लिए ना जाने कितने ही लोगों का खून बहा दिया है। 1948 में प्रिंस अब्दुल करीम ने सबसे पहला आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू किया था पाकिस्तान के विरुद्ध, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1958 से 1959 तक नवाब नेरोज खान ने पाकिस्तान की नीति के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 1963 से 1969 तक शेर मोहम्मद मारी ने एक गुरिल्ला वॉर स्टार्ट की और जिसमें बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी को भारी चुनौती दी। 1973 से 1977 तक बलोच और पाकिस्तानियों के बीच में ना एक सबसे बड़ा खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 55,000 बलोच फाइटर शामिल थे। पाकिस्तानी आर्मी ने इसे दबाने के लिए एयर स्ट्राइक से लेकर मास किलिंग्स और फोर्स्ड डिसअपीयरेंस सब कुछ किया। इस इंसर्जेंसी में ना 5,000 से ज़्यादा बलोच मारे गए। धीरे धीरे पाकिस्तान बलूचिस्तान को सप्रेस करके उन पे और अत्याचार करता रहा। इस सब का नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे जो रिबेल ग्रुप्स हैं वो फॉर्म होने लगे, जो पाकिस्तानी रिजीम के खिलाफ लड़ने लगे। ये ग्रुप्स ना आए दिन पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA आए दिन पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर टारगेटेड अटैक्स कर रही है। पिछले महीने भी BLA ने तुर्बत में पुलवामा टाइप का अटैक किया जिसमें 900 किलो का यूज करते हुए 48 पाकिस्तानी सोल्जर्स से भरी हुई बस को उड़ा दिया गया। आज ना पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। बलूचिस्तान में वायलेंट इंसिडेंट्स हैव रिजन बाय 96% इन 2024 एज कंपेयर्ड बाय प्रीवियस ईयर। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के शुरू से अभी तक 1000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है ना वो इंसर्जेंट अटैक्स में मारे जा चुके हैं। इसमें आधे सिविलियंस हैं और आधे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले। और अगर टेररिज्म से मौत की बात करें ना तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। एक वक्त था कि कभी पाकिस्तान के कारण भारत भी इसी लिस्ट में आया करता था। 2017 से लेकर अब तक कम से कम 21 चाइनीज सिटीजन्स भी इस रीजन में मार दिए गए हैं। आज बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी रिजीम को कंप्लीटली नकार दिया है। इनफैक्ट
बलूचिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें ठीक से 25 से 30% टर्नआउट भी नहीं होता। कुदूस विजेंजो, जिनको मात्र 500 वोट पड़े, वो बलूचिस्तान के असेंबली स्पीकर और सीएम बन जाते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना मात्र 1% के करीब वोट पड़े थे। बेसिकली बलूचिस्तान ने साफ मन बना लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ अब किसी भी कीमत पर कोएग्जिस्ट तो नहीं करना चाहते। तो अब भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या सही में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है? क्योंकि सेपरेट बलूचिस्तान मूवमेंट्स अब और भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे केसेस अब पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़े हैं। खुद अब पाकिस्तान के एमपीज ना ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के बहुत सारे हिस्सों को खो चुका है। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। क्या ऐसा सही में हो सकता है? पाकिस्तान सही में टूट सकता है? और अगर हाँ, तो इसमें इंडिया का क्या रोल है अभी, और आगे क्या हो सकता है? चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले अध्याय में देखते हैं। पाकिस्तान हमेशा भारत पर यह इल्जाम लगाता आया है कि हम बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी को फंडिंग दे रहे हैं और ईरान के थ्रू बलोच फाइटर्स को सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, पहले का तो पता नहीं कि एक्चुअली इंडिया कितना इन्वॉल्व रहा बलूचिस्तान में और कितना नहीं, लेकिन शायद अब समय आ चुका है कि इंडिया सच में इस रोल को अपना ले। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर किस प्रकार से कब्जा जमाया, और इनफैक्ट वीपी मेनन जो उस समय के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके मुताबिक ना कलात के जो राजा थे उस समय बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे, पर नेहरू जी ने मना कर दिया और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने फोर्सफुली बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया और उसकी सॉवरेनिटी को तबाह कर दिया। तब से लेकर आज तक वहाँ ह्यूमन राइट्स का खुलेआम वायलेशन हो रहा है। भारत ने हमेशा इन एट्रोसिटीज़ को ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कंडेम किया है, लेकिन सिर्फ अब कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। अब समय आ चुका है कि असली एक्शन लिया जाए। बलोच लोग बार बार इंडिया से मदद की अपील कर चुके हैं। एग्जाइल्ड बलोच लीडर नीला कादरी बलोच, उन्होंने इंडिया से डिमांड की है कि बलूचिस्तान में भी बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं भारत ऐसी स्ट्राइक्स बलूचिस्तान के अंदर भी करे। नायला बलोच का कहना है कि बलोच ना दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है जिनका खुद का कोई देश नहीं है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया खामोश कैसे है, जिस लेवल पे हमें मारा जा रहा है। आप कोसोवो के 2 मिलियन लोग एक मुल्क बना चुके हैं जेनोसाइड के नाम पर, क्योंकि वो कुछ जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं शायद उनके इंटरेस्ट में है, लेकिन बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग जेनोसाइड के हाथों दरबदर हैं, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। और ऐसे ना जाने कितने ही बलोच लीडर्स हैं जिन्होंने ओपनली इंडिया से मदद की गुहार की है। देखिए, नो डाउट इंडिया ने बलूचिस्तान में हो रही एट्रोसिटीज़ को ग्लोबल फोरम पे उठाया है, उसे कंडेम भी किया है, पर अब समय आ चुका है कि कुछ डिस्क्रीट कदम उठाए जाएं। ये कड़ी निंदा वाला ज़माना नहीं है, अब सबको सख्त कदम उठाने होंगे। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया को ना डायरेक्टली बलूचिस्तान के मुद्दे में घुस जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि इससे भारत और पाकिस्तान के युद्ध का खतरा होगा और वॉर से भारत की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है ना, उस पर विराम लग जाएगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो इंडिया को हार्ड लेकिन स्मार्ट एक्शन उठाने चाहिए, और वो भी बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के या बिना किसी आर्म को उठाए। आई थिंक सबसे पहले इंडिया को ना दिल्ली में इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान नाम से एक एम्बेसी को एस्टेब्लिश कर देना चाहिए और बलूचिस्तान लीडर्स को इंडिया में इनवाइट कर करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे लोग बलूचिस्तान में हो रहे पाकिस्तान के अत्याचारों को ढंग से समझ जाए। इसके साथ साथ पैरेलली यूएनएचआरसी और यूएन में इंडिया को ना बलोच लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए पाकिस्तान को ओपनली टारगेट करना चाहिए, जो कि इंडिया कर भी रही है, पर सबसे मेन है कि इंडिया को बलोच लोगों का नैरेटिव बनाना पड़ेगा। वेस्टर्न नेशंस जैसे कनाडा और यूके ने बलोच एक्टिविस्ट्स को प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया है, तो ये काम
भारत को करना चाहिए। डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के बिना भी भारत बलोच फाइटर्स को फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दे सकता है। तालिबान भी इसमें भारत का एक अनएक्सपेक्टेड बट नीडेड अलाई बन सकता है और कई मायनों में तालिबान एक्चुअली में इंडिया का एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनकर उभरा भी है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार तो इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ऑलरेडी बलूचिस्तान को सपोर्ट देना शुरू भी कर दिया है। पर फिर ना एक जेन्युइन सवाल उठता है कि इंडिया को बलूचिस्तान के मैटर में क्यों पड़ना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए 1000 कट्स की एक पॉलिसी चलाई, सैकड़ों की संख्या में आतंकी हमले कराए और कश्मीर का एक हिस्सा तो भारत से हड़प भी लिया। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर इट इज लेजिटिमेट कि भारत बलूचिस्तान में इंटरफेयर करे। सीधी सी बात है, जो आपको तोड़ना चाहता है आप पहले उसे ही तोड़ दो, नहीं तो खुद टूटोगे। दुनिया ऐसे ही चलती है और इसके ना मल्टीपल स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी होंगे। सबसे मेन तो यही है कि इससे पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर को काउंटर किया जा सकेगा। बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाकर पाकिस्तान की जो टेररिज्म फंडिंग है और जो ऑपरेशंस हैं उनको डिसरप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फ्री बलूचिस्तान ना एक बफर स्टेट का काम करेगा जो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको परमानेंटली वीकन कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है ना वर्ल्ड में वो केवल उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के कारण है और वो भी सिर्फ बलूचिस्तान वाले रीजन के कारण। अगर बलूचिस्तान ही हाथ से निकल जाएगा तो पाकिस्तान की क्या औकात है वर्ल्ड में। इवन चाइना भी ना सीपेक से अपने हाथ वापस खींच सकता है इसके बाद। देखिए, ये केवल स्ट्रैटेजिक नहीं है बल्कि कल्चरल और हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं जिसके कारण इंडिया को बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान कभी भारतवर्ष का एक अहम हिस्सा था जहां हिंदू राजाओं की हुकूमत थी और इंडियन कल्चर का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। राजा दाहिर ऑफ सिंध ने भी बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स पर रूल किया था। इस्लामिक इन्वेजन के बाद भी हिंदू शाही डायनेस्टी जो कि 850 सीई से लेकर 1026 सीई तक अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर बनाकर रखी हुई थी। आज भी बलूचिस्तान में सनातन धर्म की जो प्रेजेंस है ना वो दिखाई देती है और हिंगलाज माता का जो मंदिर है ना वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो हिंगलाज माता का मंदिर है ना ये 51 शक्तिपीठों में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है। हालांकि 1947 से पहले तक ना बलूचिस्तान में एक डिसेंट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन रहा करती थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को अपने अंदर शामिल कर लिया तो उसके बाद हिंदू पॉपुलेशन को ना बहुत तेज़ी से वहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। स्टिल वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बलूचिस्तान में सनातन धर्म को अपहोल्ड किए हुए हैं। ये ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इंडिया हिंगलाज माता के आशीर्वाद से बलूचिस्तान को पाकिस्तान जैसे रेडिकल रिजीम से आज़ादी दिलाने में मदद करे। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया को एक्शन लेना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी इंडिया एक्शन लेगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? इसको ना कमेंट्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।